डेलिकेटली नवाबी स्टाइल में थोड़ा, नहीं नहीं, चलो गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 5। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में लास्ट टर्न पे क्या बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सपोज इस डायरेक्शन में किसी वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब कहते हैं? तीनों के डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। ठीक है, तो ऐसी वेव को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये वैक्यूम में प्रोपगेट कर सकती है, चल सकती है वैक्यूम में। दूसरा, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बाकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो किस तरीके की होंगी? वेव की, वेव है तो वेव की प्रॉपर्टी होंगी, तो थोड़ा सा उन प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट एंड पे क्या लिखवाया था? कुछ लिखवाया था डेफिनेशन वगैरह? अच्छा, ये प्रोपोगेशन वाला लिखवाया था, डायग्राम बना लिया था। ईएम वेव की बात करो तो ईएम वेव को एक ये भी चीज बोलते हैं कि ये जो ईएम वेव होती है ये साइनोसाइडल होती है। साइनोसाइडल का मतलब क्या है? सुना है ये वर्ड कभी किसी ने? साइन वेव सुना है? क्या होता है साइन वेव? कर्व होते हैं, जैसे अभी मैथमेटिक्स में आप कर्व वगैरह पढ़ेंगे, तो कोई वेव ऐसी होगी जिसका इस तरीके से, इसको बोलते हैं साइन कर्व। कैसा कर्व है ये? और एक कुछ इस तरीके का कर्व भी मिल सकता है आपको। ठीक है, अलग अलग तरीके के कर्व आप मैथ्स में पढ़ेंगे और फिजिक्स में जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको तो भी पढ़ेंगे। तो अब मान लो वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, सपोज ये वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन। ठीक, वेव चल रही है इस तरफ, मान लो कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो इस तरफ है, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। ठीक है, वेव जा रही है आगे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी उसमें खास बात क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये आपने माना, ये वाली जो डायरेक्शन है इसको आपने बोल दिया मान लीजिए ई का डायरेक्शन, ये हम इसको दिखा रहे हैं ई का डायरेक्शन, मान लिया हमने एक डायरेक्शन। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ हाँ, और एक मान लो हम मान लेते हैं दूसरी एक्सिस में, उसको हम मान लेते हैं बी का डायरेक्शन। ये बन नहीं पा रहा है प्रॉपर, अच्छा बनना चाहिए ना, सही बनेगा नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। ये देख रहे हैं, ये इमेजेस ही है ना, इसको इंसर्ट कर दिया जाए। देख पा रहे हैं? ये मैं बना नहीं पा रही थी, तो अब अच्छा सा डायग्राम आ गया आपका ये में। ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, ये देखो इस डायरेक्शन में एक 3 एक्सिस समझ लो,
एक एक्सिस पे वेव चल रही है, एक एक्सिस पे मान लो इसको रेड वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया है और ब्लू वाले को क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड कह दिया। ठीक, अब चीज क्या है, साइनोसाइडल जो वर्ड यूज किया गया, साइनोसाइडल वर्ड का क्या मतलब होता है, साइनोसाइडल वर्ड का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पे, जिस टाइम पे E की वैल्यू 0 होगी उस टाइम पे B की वैल्यू भी 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके द्वारा क्रिएट हो रही है उसकी वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, जैसे मान लो इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट पे अगर देखो ऐसे वेव चल रही, इस पॉइंट पे अगर देखो तो इसकी वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या है इस पॉइंट पे, 0। ठीक, अगर हम टाइम देखें, अगर हम कोई टाइम ऐसा देखें, T2 टाइम कोई देख रहे हैं, ये कोई T3 टाइम था, ये कोई मान लो T1 टाइम है, हमने देखा T2 टाइम पे। ठीक है, तो इसमें जब आप ऑब्जर्व करोगे T2 टाइम पे, तो T2 टाइम पे देखोगे कि ये भी मैक्सिमम है और ये भी उसी टाइम पे मैक्सिमम होगा। मतलब साइनोसाइडल कर्व का मतलब ये होता है कि अगर दो चीजों की बात कर रहे हो, दो चीजों का कर्व आपने खींचा है, तो उसका जिस टाइम पे मिनिमम होगा पहले वाले का, उसी टाइम पे दूसरे वाले का भी मिनिमम आएगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और जिस टाइम पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी वो दूसरे वाले की भी उस टाइम पे वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, इसका कुछ खास काम नहीं है, आपको बस समझना क्या है कि ईएम वेव में वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्लियर है बात? कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो वो अपने चारों तरफ ईएम वेव क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और उसके थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है। और चार्ज पार्टिकल अगर इस तरीके का है कि उसमें वेव कैरेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन होगा वो तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। उस कंडीशन में उसको हम बोलेंगे ईएम वेव। क्लियर है बात? अब ईएम वेव की कुछ और प्रॉपर्टी वाले लिख लीजिए कि इट कैन ट्रेवल्स इन, डेफिनेशन लास्ट टाइम पे लिखी थी, इट कैन ट्रेवल्स इन वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग सही लिखी है, डबल यू आता है ना, इट कैन ट्रेवल्स इन वैक्यूम बोथ। अच्छा, मैं कंफ्यूज रहती हूँ तो आप सही कर लेना देख के, ठीक है। इट कैन ट्रेवल्स इन वैक्यूम, इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसको हम वो डिनोट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए ये 2 पॉइंट। अब वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है यानी कि मीडियम की इसको जरूरत तो है नहीं, वैक्यूम में अगर कोई चीज ट्रेवल कर रही है मीडियम उसको चाहिए नहीं, इसका मतलब, तो लिख लीजिए, इस पॉइंट में भी लिख सकते हैं, इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। स्पेस में हर चीज को ट्रेवल करा दोगे?
हर चीज, हाँ वही तो कह रही हूँ, हर चीज को तो हर चीज नहीं बोल सकते ना। हाँ चल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। नेक्स्ट कुछ है ही नहीं, बेसिक यही था। चलो अब इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं कि इसमें वेव है तो वेवलेंथ होगा, टाइम पीरियड होगा, और क्या क्या चीजें होती है वेव के कैरेक्टर, इसकी एम्पलीट्यूड होगा। इस वेव में बता रहे हैं, वेव में क्या क्या चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एम्पलीट्यूड पढ़ने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पढ़ने जा रहे हैं, इसकी वेवलेंथ पढ़ने जा रहे हैं, वेव नंबर पढ़ने जा रहे हैं, टाइम पीरियड की बात कर लो, और कोई चीज रह गई है, वेव वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, कौन उड़ गया, और कोई चीज रह गई है नहीं। चल सबसे पहले बात करते हैं, वेव है तो वेव का प्राइम कैरेक्टर होता है वेव लेंथ। वेव का प्राइम कैरेक्टर क्या होता है, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ की बात करते हैं, वेव को कर्व के फॉर्म में अगर हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, इस तरीके से डिनोट कर रहे हो, तो ये जो इसके पीक होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम जो पॉइंट है, और जो नीचे की तरफ दूसरे डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव पॉइंट होगा, ये नेगेटिव पॉइंट होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है क्या बोला जाता है वेव में इसको, हाँ ये जो इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉफ। हाँ नहीं पढ़ा नहीं होगा आपने पहाड़ों में होता हाँ हाँ, इसमें सेम रहेगी, साइन करवाओ, हाँ उतना नीचे जाएगा, हाँ चलता रहेगा आगे तक। ठीक है, पार्टिकल का मूवमेंट बता रहा है बेसिकली। अब वेवलेंथ की बात की जा रही है, किसी वेव का कर्व है, अगर आपके पास वेव को डिनोट किया गया है, तो उसमें जो हाईएस्ट ये वाले पॉजिटिव डायरेक्शन के पॉइंट हैं, उनको हमने क्या बोला, क्रेस्ट, और जो नेगेटिव डायरेक्शन में लोएस्ट पॉइंट है, जितना नीचे तक जा सकता है, उसको बोला हमने ट्रॉफ। अगर हमें बात करनी है वेवलेंथ की, तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, या दो ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्डा वेवलेंथ। क्या बोलेंगे इसको, लैम्डा वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन, डेफिनेशन लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest or two consecutive troughs
distance between two consecutive crests or two consecutive troughs is called wavelength. Is called wave. क्लियर है बात? अच्छा, वेवलेंथ तो इतनी हो जाती है ना? अगर ये डिस्टेंस हम लोग लें, ये भी वेवलेंथ के बराबर आता है, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक अगर ले लो, एक कर्व पूरा करो इस तरीके से, तो ये भी डिस्टेंस जो होता है क्या होता है? वेवलेंथ होता है। यानी इतनी डिस्टेंस भी क्या होगी? डेफिनेशन के लिए तो हमने बोला इससे इससे बीच में, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो ये भी लैम्डा होगा। अगर इतना डिस्टेंस बोलोगे तो क्या हो जाएगा? हाफ लैम्डा बाई, ठीक है। और अगर इतना डिस्टेंस बोल दो, और छोटा ले लो, किसी और कलर के पेन से कर देते, और छोटा ले लो, ये वाला डिस्टेंस इतना, इतू सा, तो ये क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? बना लो। बन गया? डेफिनेशन लिख ली, लैम्डा से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिए लैम्डा का। ऑनलाइन वालों को क्लियरिटी है? लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? C बाई फ्रीक्वेंसी। हाँ, वेलोसिटी ऑफ EM वेव हो जाएगा, या वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा, और ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। न्यू बोलते हैं, न्यू। इसको क्या बोलते हैं? न्यू बोलेंगे, बोलेंगे न्यू, लिखेंगे न्यू नहीं, लिखेंगे ऐसे। कोई दिक्कत? न्यू पढ़ते हैं, म्यू नहीं, न्यू, न्यू न्यू न्यू। म्यू इज दिस, न्यू म्यू अलग है, ठीक है। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो लैम्डा निकाल सकते हैं। सी की वैल्यू याद रखती है हमेशा, कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो, अब बात कर ली जाए एम्पलीट्यूड की। किसी की आवाज आई है? ऑनलाइन में कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं। एम्पलीट्यूड, हाँ, अगर बात करो वेव की, बात कर रहे हो, डायग्रामेटिक बोले अगर, तो डायग्रामेटिक क्या है? डेफिनेशन अभी लिखवाते हैं। अच्छा, ये बनाते वक्त ये अगर ये ऊपर नीचे बन जाए तो ये होता बराबर है ना? ये हमारे हिसाब से थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, चेंज होगा, पर इस केस में क्या है? बराबर। हाँ, लाइट के लिए, EM वेव के लिए, लाइट भी काइंड ऑफ EM वेव है ना? ये जो डिस्टेंस है, मतलब हाइट ऑफ क्रेस्ट बोल सकते हो, या नीचे वाले पॉइंट को क्या बोला था? ट्रॉफ्स, या डेप्थ ऑफ ट्रॉफ्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड। ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। हाँ, हाइट ऑफ, हाइट, लाइट और साउंड को यहाँ पे बार बार मिक्स मत करिए।
कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? साउंड की उतनी डिटेलिंग मैं नहीं बता पाऊंगी जितना फिजिक्स का टीचर बताएगा आपको। अच्छा, तो हाइट ऑफ क्रेस्ट बोल दीजिए, या क्या बोल सकते हैं, डेप्थ ऑफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, जैसे कोई ऑसिलेशन कर रहा है, अगर पेंडुलम है, ठीक है, वाइब्रेशन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालते हैं एम्पलीट्यूड? जैसे मान लो ये पेंडुलम है, एक मेटल की बॉल ले ली, उसको एक थ्रेड से हमने थ्रेड से अटैच करके एक जगह से उसको लटका दिया, ठीक है, इस बॉल पे हमने लटका दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको एक फोर्स लगा दिया, पुश कर दिया हल्का सा। अब वो क्या करेगा, मूव करेगा, एक तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा, फिर वापस आएगा बीच में, फिर इधर जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर इधर जाएगा, इस तरीके से ये मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो मोशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक ही किसी ऑसिलेशन, किसी एक पॉइंट के इस तरफ टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोलते हैं हम, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन। ठीक है, तो इसमें भी एम्पलीट्यूड की बात करी जाती है। इसमें भी अगर एम्पलीट्यूड की बात करो तो एक तरफ जितना मैक्सिमम डिस्टेंस वो जाएगा उसी को उसका बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आपने एक पेंडुलम लटकाया, पुश दिया, एक तरफ जितना मैक्सिमम डिस्टेंस जा रहा है उसको क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड। हाँ आदित्य वर्धन बोलो, क्या बात है? क्रेस्ट और ट्यूब में जितनी हाइट की ज्यादा होगी एम्पलीट्यूड भी तो ज्यादा होगा। हाँ और क्या, बिल्कुल, हाइट और डेप्थ अगर ज्यादा हो रही है इसकी तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया ना उस वेव का। ठीक है, तो पेंडुलम के केस में वाइब्रेशन की अगर बात करो तो पेंडुलम के केस में क्या था, ये एम्पलीट्यूड था। एक तरफ जितना मैक्सिमम मीन पोजीशन से एक तरफ जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसमें पेंडुलम में पता है कि वन ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, काउंट करते हैं, अगर बोले एक ऑसिलेशन बोलो तो किसको काउंट करते हैं, ये वाला जो मेटेलिक बॉल है, एक तरफ गया, फिर बीच में आया, फिर इस तरफ गया दूसरी तरफ, फिर बीच में आया, इस पूरे को हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या काउंट करते हैं, वन ऑसिलेशन। अगर ये कर्व फॉर्म में वेव के लिए बोल रहे हो तो वेव के लिए वन ऑसिलेशन होता है वो टाइम या वो पार्ट वेव का जिसमें वो पूरा एक वेवलेंथ कवर कर लेगा। एक वेवलेंथ कवर करने का मतलब यहां से यहां तक कवर करेगा, इसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। वेव का इसको क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन। और इसी वन ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। कोई दिक्कत? ये सारे वेव्स के लिए इसी तरीके से डिफाइन होता है। वन ऑसिलेशन क्या है, वन ऑसिलेशन की काउंटिंग कैसे होगी, एक वेवलेंथ कवर कर लिया वेव ने, एक वेवलेंथ उसकी हो गई, दो वेवलेंथ हो गई, टू लेमडा हो गया, से यहां तक एक लेमडा बन गया, फिर टू लेमडा, फिर थ्री लेमडा, ऐसे कवर हो गया। तो एक लेमडा जितना टाइम में जितना कवर होगा उसको वन ऑसिलेशन, यहाँ से यहाँ तक टू ऑसिलेशन, फिर अगला थ्री ऑसिलेशन, ऐसे काउंट करेंगे। और जितने टाइम में एक ऑसिलेशन कवर होगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड लिख लिया। एम्पलीट्यूड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, एम्पलीट्यूड के लिए ये हाइट अगर मिलेगी आपको दी गई है तो आप एम्पलीट्यूड बता सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, टाइम पीरियड। टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन
is called time period. टाइम है तो यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड. वेवलेंथ क्या था? डिस्टेंस था, तो उसमें यूनिट लिख लीजिएगा मीटर. मीटर सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर हो जाएगी. यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड. फॉर्मूला अगर बोले टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/न्यू. यानी कि फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स कर दीजिए तो क्या आ जाता है आपका? टाइम पीरियड. ओके है. फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं. फ्रीक्वेंसी लिख लिया जाए. एफ से भी डिनोट कर सकते हो इसको. ज्यादातर किससे डिनोट करते हैं? न्यू से. यहाँ क्या होता है, फैन की भी हवा नहीं आती है ना, मुझे बहुत तेज गर्मी लगती है. बंद नहीं हुआ तो गर्मी लगते ही छींक आने लगी. फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखो. इट इज number of waves, it is number of waves passes through a point in 1 second. It is number of waves passes through a point in 1 second. 1 सेकेंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर रही हैं, उसी नंबर. कोई भी वेव मूव कर रही है, किसी पॉइंट को पकड़ लिया हमने, मतलब किसी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको देखते हैं 1 सेकेंड में उससे कितने नंबर ऑफ वेव्स गुजर रहे हैं. मान लो 50 गुजरे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी. ठीक है. फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स. खोजा था किसने? हर्ट्ज साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए इसी को हर्ट्ज भी बोलते हैं. HZ शॉर्ट में क्या लिखते हैं? HZ. लिखो पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन. नहीं लिख रहे हो? बैठे हुए. हाँ, एक फॉर्मूला तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड का इनवर्स, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाई लैम्डा. क्लियर है बात? ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए फ्रीक्वेंसी बोलते हैं तो बोलते हैं 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन कर रहा है. 1 सेकेंड में मान लो पेंडुलम 1 सेकेंड में 10 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 10 हर्ट्ज. ठीक है. कोई पॉइंट है कहीं पे मूवमेंट हो रहा है ऑसिलेशन वाला, मान लीजिए इस तरीके से ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा है. अब कितने ऑसिलेशन उसने किए 1 सेकेंड में, वो काउंट कर लो. दैट इज फ्रीक्वेंसी. वेव के कर्व के फॉर्म में बोलना चाहते हैं तो क्या बोल सकते हैं? 1 सेकेंड में किसी भी पॉइंट से
कितनी वेव्स गुजर रही हैं, कितनी वेव पास हो रही है, वो नंबर हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। यूनिट हो गई हर्ट्ज, सेकेंड इनवर्स। फॉर्मूला वगैरह याद रखेंगे। अब एक और स्पेशल चीज है जिसको इस चैप्टर में हम लोग कई बार निकालेंगे, वेव नंबर। वेव नंबर, it is inverse of wavelength। वेवलेंथ का क्या होता है, इनवर्स। एक डेफिनेशन और है, नंबर ऑफ वेव्स, number of waves per centimeter is defined as wave number। is defined as wave number। एक सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स हैं, उस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, वेव नंबर। अगर आप लिखना चाहो कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय फ्रीक्वेंसी, जैसे लिखते थे हम, न्यू लिखते थे ना फ्रीक्वेंसी के लिए, इसको लिख देते हैं न्यू बार। कैसे लिखते हैं, न्यू बार। विहान लिखिए, ध्यान कहाँ है आपका, फॉर्मूला लिखिए। वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेव लेंथ था ना, तो 1/λ हो गया। लैम्डा की यूनिट अगर सेंटीमीटर में लेते हो तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगी। आ जाएगी ना, कुछ खास बात है, कुछ नहीं है, नहीं है। हाँ, रिलेट कर सकते हैं आराम से। हाँ, 1/λ में फिर लैम्डा की वैल्यू रख दो, लैम्डा की वैल्यू रख दोगे c बाई फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऊपर चला गया, फ्रीक्वेंसी बाई c हो जाएगा, है ना। यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स, वेवलेंथ का इनवर्स। चलो इस पे कुछ एक दो क्वेश्चन कर लो। एनसीईआरटी कोई लाया, दे दो, लाए हैं तो दे दीजिए, नहीं लाए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला पे एक दो करिए और प्रभु का गुण गाइए। कैलकुलेट वेव नंबर, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन, calculate wave number and frequency of yellow radiation which having wavelength 5800 एंगस्ट्रॉम। दो बार एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन क्या है, क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है और क्या निकालनी है,
फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसके लिए? येलो रेडिएशन है। हाँ, ये इसका कलर दे दिया है। हाँ, अगर इसमें विजिबल रेंज होगी तो कलर दिखेगा ना। येलो रेडिएशन के लिए आपका क्या दे रखा है? वेवलेंथ। वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखी है 5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम लेंथ की यूनिट होती है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। हाँ, पहले मीटर में कन्वर्ट करो। वेव नंबर तो सेंटीमीटर इनवर्स में निकाल सकते हो, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। मीटर इनवर्स में भी निकाल सकते हो। हाँ, ऑप्शन दिया होगा तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। ऑब्जेक्टिव अरे सब्जेक्टिव है तो चलिए निकालिए सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन। निकालो, मुझे क्या पता। करिए करिए, सबका फॉर्मूला पता है आपको? वेवलेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, एंगस्ट्रॉम की जगह क्या लगाना है? मीटर। मीटर इनवर्स में भी निकाल सकते हो, चाहे तो सेंटीमीटर इनवर्स में निकाल। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻8 है तो 5800 कितना हो जाएगा? 5800 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 मीटर, -10 मीटर। और फिर निकाल लो सी वाला फॉर्मूला लगा के। ऑनलाइन में कर रहे हैं सब लोग? दीपक कर रहे हो क्या? आ गया? फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? थ्री में तो नहीं आ रही है। निकाले, इसमें आंसर कुछ और दे रहा है, निकाल लेते हैं। चलो। हाँ, अच्छा भैया, वेवलेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए। 5800 एंगस्ट्रॉम है ना, ये मीटर में आ गया। आ गया वेवलेंथ। अब पहले वेव नंबर निकाल दें। यही है ना, ये 2 जीरो उड़ा दें भाई, 2 जीरो 100, 2 जीरो का मतलब 100, तो 10⁻⁻8 हो गया। -8 को ऊपर ले जाए, +8 बन जाएगा और नीचे 58 आ जाएगा। अब अगर इसको तोड़ लो 10⁻6 और 100 में, ऐसे तोड़ लें, इसको तोड़ सकते हैं ना 8 को,
10⁻8 को 10⁻6 और 100 मल्टीप्लाई 58 से डिवाइड करें। 50 से अगर डिवाइड करते तो 0.2 आता लगभग लगभग। अब किससे डिवाइड कर रहे हैं? लगभग लगभग 60 से, है ना? तो कम आएगा, 2 से वैल्यू तो कम आएगी। हाँ 1.4 अप्रोक्स समथिंग आएगी और 10⁻6 करके आएगा। हाँ करके दिखाना जरूरी है। ये किस में आ गया है? मीटर इनवर्स में। यूनिट याद रखनी है, गड़बड़ करेंगे यूनिट तो नंबर एग्जामिनर क्या करेगा? नंबर उड़ा देगा, है ना? एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है वो आ रही है 1.724 और इसका आ रहा है 5.172 इंटू 10⁻14। ये जो आ रहा है 1.724 आ रहा है। एग्जैक्ट निकालोगे तो क्या आएगा? 1.724। ये वैल्यू आ रही है लेमडा 1.72। ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन हो और जैसे मान लो 10⁻6 वाली 3 वैल्यूज दे रखी है तो आप वैल्यू को पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। क्या समझे? हाँ एक एक वैल्यू अगर आपको लगता है मल्टीप्लाई करना आपके लिए इजी है तो आप वो कर लो। अगर आपको लगता है डिवाइड करके आंसर निकालना इजी है तो ये कर लो। आंसर तो निकालना पड़ेगा एक्यूरेट। अगर आपका ऑप्शंस मान लो दिया है, एक ऑप्शन दिया है 1.724, ठीक है, एक ऑप्शन दिया 3.3, एक ऑप्शन दिया 5.6, है ना? इस तरीके से अगर ऑप्शन दिए तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई 100 में जब 58 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू 1.5 से थोड़ी ऊपर आएगी, 2 से कम आएगी। अगर इस तरीके से ऑप्शन है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं एग्जामिनर जेई में कि ऑप्शन भी पास पास दे देते हैं, 1.724, 1.720, 1.11 ऐसे करके, मतलब 71 ऐसे करके दे दिया। तब आपको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। ऑप्शन के हिसाब से कैलकुलेशन की स्ट्रेटेजी आप चेंज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज निकाल लेते हैं। क्या निकालना था दूसरा? फ्रीक्वेंसी। तो C इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। न्यू निकालना है C बाई लैम्डा। C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8 और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आई, वेवलेंथ आई थी वो कितनी आई थी? 5800 इंटू 10⁻⁻, यही तो आई थी। मीटर में रखना है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपने ये मीटर में रखना है क्योंकि ये किस में रखना है आपने? मीटर पर सेकेंड। तभी तो सेकेंड इनवर्स यूनिट आएगी। अब काट इसको ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻ कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगा। ये पॉजिटिव बनेगा। ये कैलकुलेशन सबको पता है ना? अब ये भी तो 2 जीरो तो उड़ा देने चाहिए थे पहले ही, 2 जीरो उड़ा दिए। अभी अभी हमने 100 से डिवाइड करके वैल्यू निकाली थी, जो वैल्यू आई थी। तो यहाँ पे 16 को तोड़ लो, 100 इंटू 10⁻14 और 3 तो बना ही हुआ है पहले से कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। पहले वाले में अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी ना। अगर एक में वैल्यू निकाल लिए तो पता ही है कितनी थी? 1.724। ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगी वैल्यू, है ना? मतलब कैलकुलेट करते वक्त क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि कोई डेटा तो ऐसा तो नहीं है जो दोबारा हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दोबारा क्यों कैलकुलेट करें? तो वैल्यू क्या आ जाएगी? जल्दी से मल्टीप्लाई करो। 5 .
क्लियर है बात? और इसको इतना रायता ना फैलाते हुए सीधे सीधे भी कर सकते थे, सीधे मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड वाइड कुछ करने का सोचने की जरूरत नहीं थी। कैसे? न्यू इज इक्वल टू क्या था, सी बाई लेमडा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। और अभी हमने पिछले पार्ट में 1/λ की वैल्यू ही तो निकाली थी। इस पार्ट में अभी हमने क्या निकाला है, 1/λ की वैल्यू ही तो निकाली है, ये वैल्यू रख दो सीधे सीधे, ऐसे भी आराम से हो जाता। वैल्यू क्या थी अपनी, ये थी ना, और या और क्या था, 6। ऐसे भी निकालोगे तो यही आएगा, 6 और 8 14 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये ऐसे करो, ऐसे करो। सबको क्लियर है? फ्रीक्वेंसी थी तो हर्ट्ज लिख दो या सेकेंड इनवर्स लिख दो, बात एक ही है। तो इसमें फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला आपको बस याद रखना है। सवाल क्या होगा आपका, धनाधन निकल जाएगा। 11th में आएगा, इसमें आएगा भी नहीं, इसमें किसमें, जेई। अरे मतलब आएगा तो इसके आगे भी आएगा और कुछ रिलेट करके देंगे, ऐसा नहीं इतना सा सवाल ये आएगा, है ना। इतना हलवा सवाल भी नहीं देंगे, है ना। इतना इजी क्यों देंगे। चलो एक और करके दिखा दो तो मुझे पता लग जाए कि आपको आता है। विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया क्वेश्चन है, लिखो। अरे विविध भारती, विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ऑल इंडिया रेडियो, ये तो लैंग्वेज है, मुद्दे की बात पे अभी आते हैं। दिल्ली लेटर जैसा लग रहा है। ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब समझ आई बात, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। के एच जेड लिख दिया, मतलब क्या बात कर रहे हैं, किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ ईएम रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमीटर। कैलकुलेट wavelength of EM radiation transmitted by emitter। वेवलेंथ निकालना, ट्राई करिए, फ्रीक्वेंसी का डेटा आपके पास है। किलो हर्ट्ज को पहले हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, जैसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, हाँ 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000। आ रहा है,
किस में निकाला है? मीटर में? डिवाइड क्यों करेंगे? आंसर है 219.3। हाँ मीटर। वेवलेंथ निकालनी है आपको, केवल फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको क्या निकालना है? वेवलेंथ। फॉर्मूला क्या लगेगा? सी वाला लगा दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। बेटा आपका नाम क्या है? बादल? अलग सा नाम है ना आपको। एक मिनट, आपको समझ आ रहा है? हाँ, हाँ 219 पॉइंट कुछ करके आ रहा है मीटर। आदित्य वर्धन आंसर बोलो। अच्छा, ऑनलाइन से आंसर नहीं आ रहा इस समय कुछ भी? सक्षम जी आ गया, 219 के करीब आया। तो पूरा निकालो, समथिंग नहीं बैठना है, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप तो शुरू ही नहीं किए, रेडियो रेडियो कर रहे हैं। हाँ बोलिए, पहले निकालिए फिर बोलिए, निकालिए। कैलकुलेशन करेंगे तभी आएगी। ऐसा भी हो सकता है किसी की वीक हो, तेज ना कर पाता हो, लेकिन करेगा तभी आएगी, नहीं तो अगर कोई चीज आपको नहीं आती है और आप छोड़ देंगे तो कभी भी नहीं आएगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। हैंड टू माउथ मजदूर होते हैं, सुना है आपने? हैंड टू माउथ का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत छोटे, अभी तो सबकी इनकम ठीक ठाक हो गई है, कोई ऐसे वो वर्कर जो मान लो डेली 200 इनकम होती है उनकी, और डेली राशन खरीदते हो, डेली 200 या 150 उनका खत्म हो जाता हो, फिर नेक्स्ट डे के लिए फिर उनको अर्न करना है। जैसे जो ये कोविड आया था तो इसमें यही हो रहा था कि जो हैंड टू माउथ लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है, कोई कहीं जा ही नहीं रहा, तो मान लो रिक्शे वाले हैं, कोई कहीं जा ही नहीं रहा तो इनके इनकम क्या होगी, वो भी घर बैठ गए कोविड। तो जो लोग जिनके पास सेविंग्स थी या बड़ी नौकरियों वाले थे वो तो बैठ के खा सकते हैं, पर जो डेली कमाते खाते हैं उनका क्या था, बहुत नुकसान था। ये किस बात पे बोला है मैंने? जेई वालों को कैसा हो, जेई की तैयारी वालों को कैसा होना चाहिए? हैंड टू माउथ, मतलब कल के लिए नहीं छोड़ना है, जो आज कर रहे हैं उसको आज कंप्लीट करना है। आया 219 2 पॉइंट? कैसे नहीं भाई, 219 और 2.19 में डिफरेंस होता है। इतना तो आ ही नहीं रहा है। नहीं निकालते हैं, निकालें, चलो। मैं निकाल रही हूँ। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, चिल। क्या दे रखा था? फ्रीक्वेंसी 1368 किलो हर्ट्ज, हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया, 1368 10⁻³ हर्ट्ज। लैम्डा आ गया, क्या फ्रीक्वेंसी आ गई, क्या निकालना है? वेवलेंथ।
c बाई न्यू। c क्या था 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड में ही लेते हैं ना, इसको ले लो 1368 10⁻3। ठीक है, अब इसको कट कर दिया, ये कितना बन गया 5, ये आ गया 1368। इसको 3000 ले लेते हैं, कट जाएगा तो फिर तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, बात तो एक ही है। इसको अगर 3000 ले लो, मतलब इसको 10⁻3, तो ये 100 बचेगा। अब डिवाइड कर लो, 1368 से किसको डिवाइड करना है, 3000 को डिवाइड करना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये भी तो देखो, अगर ये 1500 होता तो 2 आता है। अच्छा, आपने यहाँ 10⁻2 ही तो आ रहा है ना आपका। तो आंसर तो सेम आएगा ना। हाँ, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आई थिंक आपकी आएगी 2 पॉइंट या 0.219 ऐसे आएगी। तो फिर वैल्यू गलत है, फिर आंसर तो हाँ ये 2 ही आएगा। 2 कैसे आएगा, ये आएगा 10⁻2 को हटाएंगे तो 219 आ जाएगा। आंसर में 219 ही तो बोल रही हूँ तब से, यहाँ पे आंसर आ रहा है 219.2, तो यहाँ पे 3 रहा होगा। यूनिट लिख दो, लैम्डा की मीटर में आ गए। यही आ रहा था कि और कुछ गड़बड़ हो रही है आप लोग की। डिवाइड क्यों करना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो, 5 किलोमीटर दिया हुआ है तो क्या करोगे 5000 हो जाएगा ना मीटर। ऐसे ही किलो हर्ट्ज है, हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, किलो मीटर मीटर में कन्वर्ट करना था, तो सीधे सीधे 10⁻4। किलो का ही तो फर्क है, किलो बोले तो 10⁻3। कैसे भाई, ऐसे कैसे कर रहे हो मैथ्स की, बहुत टाइम से मैथ्स नहीं करी है। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया है। चलिए चलिए, एक नई चीज समझा देते हैं आपको, ये तो खत्म हो गया, नया सीख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, बात पे आ जाते हैं सीधे। वेव वेलोसिटी रह गई, वेव वेलोसिटी रह गई भाई। देखो आपने बोला नहीं, ये बच्ची ने बोला वेव वेलोसिटी, जोरदार क्या होता है, वेव वेलोसिटी क्या होगी, 1 सेकेंड में जितना वेव डिस्टेंस कवर करेगी उसी को क्या बोलोगे, वेव वेलोसिटी। हाँ क्या लिख दिया मैंने,
कुछ भी लिख दिया। मैं कह रही हूँ लिखा क्या है मैंने। फॉर्मूला तो वही है, C इज इक्वल टू न्यू। कुछ खास बात नहीं है, यही फॉर्मूला तब से चला आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रॉन में दो तरीके के नेचर होते हैं, बताया था आपको। एक नेचर को कहते हैं पार्टिकल नेचर, मतलब वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करेगा। एक नेचर को हम कहते हैं वेव नेचर। तो पार्टिकल अगर नेचर है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होगी उसकी बात करते हैं। तो हेडिंग डालिए, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कीजिए। दो तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। डुअल नेचर में पहले नेचर को हम क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल नेचर। दूसरे नेचर को हम बोलते हैं वेव नेचर या वेव कैरेक्टर, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। लाइट में भी होता है ये नेचर डुअल। पार्टिकल अगर कोई चीज है तो उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे मास होगा, वेलोसिटी हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, और एक स्पेशल फिनोमिनन है जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये शो करेगा। एक फिनोमिनन इसमें हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी शो करेगा। BBR बोलते हैं। ये इतनी सारी चीजें हैं, अगर कोई चीज पार्टिकल है तो वो शो करेगी, ठीक। कोई चीज अगर वेव है, किसी चीज को हम वेव कह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, है वेवलेंथ। वेव है तो भाई वेवलेंथ से ही तो डिफाइन होगी। वेव बोले तो वेवलेंथ होनी चाहिए उसमें, ठीक है। पार्टिकल बोले तो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए उसमें। वेव नेचर शो करने के लिए दो स्पेशल फिनोमिनन है जिनको ये शो करेगा। एक को बोलते हैं इंटरफेरेंस और दूसरे फिनोमिनन को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, इन दोनों फिनोमिनन को उतना ही बताऊंगी जितनी यहाँ पे बस डेफिनेशन की होता क्या है। बाकी डिटेल आप इसकी कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में काम करना। अब यहाँ पे हमारे काम का जो है इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको समझ लेते हैं। ये नोट हो गया, लास्ट स्लाइड। सन्नाटा है, मामला एकदम शांत है। हो गया, क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा टाइम हो गया इसलिए। एक मिनट, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। मतलब टाइम को लेके एकदम, मतलब पापा आपके ऑफिस खुद ही जाना है आपको, फिर क्या टेंशन है? मम्मी को बोल के आया करो, 15-20 मिनट लेट भी हो सकता है, आधा घंटे का मार्जिन सोच के रखा करे, है ना।
नहीं अभी इसने शुरू ही किया ना, तो इसको इसके चेहरे पे मुझे एंजाइटी दिखने लगती है, तो मुझे लगता है बच्चा परेशान हो रहा है। समझ लो इसको, नेक्स्ट टर्न पे लिखवाएंगे, ठीक है? अभी समझ लो, क्यों लिखना नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज ने बताया था। फोटो जहां पे वर्ड आ जाए फोटोन, फोटोन का मतलब होता है लाइट के पार्टिकल्स, लाइट के एनर्जी पैकेट्स, ठीक है? लाइट की बात हो रही है, फोटो आ गया तो। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। तो होता क्या है, हर्ट्ज ने स्टडी करी मेटल सरफेसेस की। हर्ट्ज, हाँ साइंटिस्ट, मेटल सरफेसेस की, ठीक है? मेटल सरफेस पे क्या किया इन्होंने, लाइट डाली, किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट, मान लो से 500 हर्ट्ज की लाइट डाल दी, ठीक? तो देखा इस मेटल सरफेस पे कुछ भी चेंज नहीं आया। थोड़े टाइम बाद इन्होंने क्या किया, इसी मेटल सरफेस पे 501 हर्ट्ज की लाइट डाल दी, ठीक है? धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश की, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, फिर देखा कि यहां से क्या होता है, इस मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मेटल सरफेस से क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, और यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर लगा दिया, कि मतलब अगर निकलेगा तो पता चल जाए उससे, डिटेक्टर से। और सर्किट वगैरह लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होने लगी। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर किसी मेटल सरफेस पे आप सनलाइट डालते हो, लाइट डालते हो आप किसी फ्रीक्वेंसी की, तो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन निकले और ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ना निकले, ठीक है? तो जो लाइट के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रिसिटी का क्रिएशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई, इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो क्यों वर्ड यूज किया, लाइट से प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, तो इलेक्ट्रिक बोल दिया, और उसके इफेक्ट से करंट प्रोड्यूस हो गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और ये फिनोमिनन किसने डिस्कवर किया था, हर्ट्ज। और बताया कि भाई ऐसा नहीं होता है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की आप लाइट डाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। सारे मेटल्स के लिए, अलग अलग मेटल्स के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सर्टेन होती है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे 500 हर्ट्ज पे नहीं निकल रहा था, 501 पे निकलने लगा, 505 कर दो, 600 कर दो, अब बढ़ाते जाओगे जितनी भी, तो इलेक्ट्रॉन आपके निकलते रहेंगे। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ, 500 तक नहीं निकल रहा था, 501 से निकलना स्टार्ट हो गया, अब इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस मेटल पे डालोगे तो निकलता जाएगा। और तो जिस मिनिमम जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है? जैसे क्लास में मान लो बच्चे शैतानी कर रहे हैं, कुछ एक लेवल होता है कि इस ग्रेड की शैतानी इतने तक करेंगे तो टीचर क्या करता है, हंसी मजाक में ले लेता है। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा ऊपर हुआ तो फिर डांट लगाना शुरू। तो उस वैल्यू को क्या कहते हैं कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, बस इसके बाद अब, तो इसके बाद अब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ कैलकुलेशन है, फॉर्मूलाज है, नेक्स्ट रन पे करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक के ऊपर सब चलेंगे, सब चलेंगे मतलब 501 के ऊपर